हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल, ठीक हो सारे? चलो अच्छा। ये बता दो, पिछली दो क्लासेस तो नहीं हो पाई आपकी, अब जो भी है, लेकिन फिलहाल इसे ये चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करते हैं और ख़त्म करते हैं। और साथ साथ तैयार रहिएगा, अगला चैप्टर मैं आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, वैद्युत रसायन। अच्छा, उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अब आप लोग मुझे ये बता दो, आप लोगों ने बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिया है? और कितने क्वेश्चंस हो गए, या थोड़े बहुत अभी रहते हैं आप लोगों के? जल्दी बताओ बच्चों, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी, यानी परासरण दाब। और इसके बाद इसमें दो चीजें और हैं जो पूरा चैप्टर का कोर कंसेप्ट है। एक तो है आपका वियोजन, और एक है आपका क्या, यानी एसोसिएशन और डिसोसिएशन कह सकते हो। ठीक है, विघटन और वियोजन वगैरह जो कुछ भी है आप कह सकते हो यहाँ पे। लेकिन फिलहाल जल्दी बताओ, पहले क्वेश्चन किया आप लोगों ने? अंशु, मौसम, अर्चना, विशाल। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो रहे हैं बच्चों आप लोगों से? नालायको। अच्छा, 2.18 तक हुआ है, ठीक है। और किसी का? अर्चना। बच्चों क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के बैक एक्सरसाइज से एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना, तो मेरे बहुत पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो साथ साथ आप लोग करते चलो, ठीक है। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं किया है बेटा, क्वेश्चन करो साथ साथ आप लोग, ठीक है। और जो कुछ भी नहीं आ रहा है, मैंने तो आप लोगों को पहले भी बोल रखा है कि बेटा अगर 20 क्वेश्चन है ना, 20 भी पूछोगे आप लोग तो मैं वो भी बताऊंगा, चलेगा। लेकिन कम से कम आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और बताओ कि हाँ ये सर मैंने अटेम्प्ट किया था और ये मुझसे नहीं हो रहा है। पूछोगे तब बताऊंगा ना, अपने से मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास का तो यही है ना कि अगर आप घर से मेहनत करोगे, चीजें करोगे, तो ही मुझे पता चलेगा, और करोगे तो ही आपको भी आएगा। ठीक है, मौसम क्वेश्चन कर लिया आपने? अच्छा ठीक है, तब तक आप लोग अपने डाउट्स वगैरह निकाल के रखना, जो कुछ भी है आप लोगों को पूछना है। और मैं आज की क्लास में आपको ये करा देता हूँ, ध्यान देना। एक नया कंसेप्ट है परासरण और परासरण दाब, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्या, आस्मोसिस और आस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है बेसिकली, तो कहते हैं परासरण दाब यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी एसपीएम। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक अणुओं का कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह। देखो डायग्राम अगर देखोगे तो एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे आपने क्या ले रखा है बच्चों, यहाँ पे आपने सुगर ले रखा है। यहाँ पे क्या लिया आपने, सुगर सोल्यूशन ले लिया है, या सुगर ही ले लिया है पूरा। ठीक है, चीनी भर के रखा है। और जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ऐसा नहीं है कि चीनी बिल्कुल पानी में उठा के रख दिया गया, नहीं। ये जो बाहर वाली झिल्ली है ना, इसकी जो बाउंड्री है वो अर्ध पारगम्य है। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है बच्चों कि वो कुछ सेलेक्टिव चीजों को, कुछ गिनी चुनी चीजों को क्या करता है, अंदर बाहर आने जाने देता है। इसका मतलब है कि अगर मैं अर्ध पारगम्य झिल्ली में रख के और कोई भी चीज पानी में रख दूंगा, तो वो केवल क्या करेगा, विलायक के अणुओं को ही अंदर बाहर आने जाने देगा। चीनी के जो कण हैं वो अंदर बाहर नहीं जाएंगे। तो चीनी के कण है बच्चों, वो अंदर बाहर नहीं जाने देगा। यही बात है किसकी, अर्धपारगम्य झिल्ली की खासियत है कि वो केवल और केवल विलायक के अणुओं को अंदर बाहर आने जाने देता है। इसका मतलब जैसे ही मैंने इसे सॉल्यूशन में रखा, वैसे ही जिधर सांद्रता ज्यादा होगी, जिधर क्या होगी, सांद्रता ज्यादा होगी। और सांद्रता किधर ज्यादा होगी, जहां पे चीनी रखी हुई है, जहां पे शुगर के अणु रखे हुए हैं। तो पानी क्या होगा, अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और बच्चों जब अंदर जाना शुरू हो जाएगा, ये पानी तब तक अंदर जाएगा जब तक कि
अंदर की सांद्रता और बाहर की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। समझ रहे हो? तो ये तब तक जाएगा जैसे कि आप देख रहे हो बीकर में यहाँ क्या हो रहा है, आपका पानी का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे। तो कहने का मतलब परासरण, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है, तो आप कहना कि परासरण एक तरह का प्रोसेस है जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। और ये तब तक चलता है जब तक कि क्या होता है, अंदर और बाहर आपका क्या हो जाता है, सांद्रता सेम नहीं हो जाती। इसी तरह से आप दो सॉल्यूशन रख सकते हो बच्चों। ठीक है, दो सॉल्यूशन, जैसे मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, एक सॉल्यूशन ले लिया और बगल में क्या रख लिया बच्चों, सॉल्वेंट रख लिया। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब विलायक रख लिया। अब विलायक जैसे ही मैं रखूंगा बच्चों, अपने आप छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है बच्चों, यहाँ पे लगा रखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली। अब जब अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखा है बच्चों, इसका मतलब ये है कि इधर सांद्रता ज्यादा है, इधर सांद्रता कम है, यानी यार इधर तो क्या है, प्योर बिल्कुल आपका विलायक है। विलायक के अणु विलयन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और जैसा कि मैंने कहा ये तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों की सांद्रता क्या हो जाती है, बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, ये जाता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि परासरण दाब होता क्या है बच्चों। तो परासरण दाब वो दाब है बच्चों जो क्या किया जाता है, विलयन की साइड लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है बच्चों, विलयन की साइड लगाया जाता है। और किस लिए लगाया जाता है, ताकि विलायक के अणु विलयन की तरफ ना जाए। समझ आ रही है बात, बहुत ध्यान से समझना। जैसे आपने पढ़ा परासरण में कि जो विलायक के अणु होते हैं वो विलयन की तरफ जाने लगते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो परासरण दाब वो दाब है जो विलयन की साइड लगाया जाता है, और इसके लगाने के बाद विलायक के अणु विलयन की तरफ नहीं जाते, यानी इनको रोकने के लिए, इनकी मूवमेंट रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं। इतनी बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, तो ये आपका क्या है बच्चों, परासरण दाब है। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को बच्चा? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के अणुओं को गुजरने देती है। उदाहरण के तौर पे है आपका क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। बच्चों एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना, ये कृत्रिम झिल्ली है, यानी कहने का मतलब है मैन मेड है ये। ठीक है, और आपसे एग्जाम्पल जरूर पूछा जाएगा, तो ध्यान रहे क्या, Cu2FeCN6, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका कृत्रिम झिल्ली का एग्जाम्पल है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ठीक है, चलो ध्यान देना। परासरण और विसरण की तुलना कर लेते हैं बच्चों। इसका हो सकता है आपसे क्या पूछा जाए, अंतर पूछा जाए। अंतर जब पूछा जाए तो अर्धपारगम्य झिल्ली परासरण में आवश्यक होती है, विसरण में बच्चों झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। पहले मुझे ये बता दो विसरण होता क्या है। विसरण बच्चों गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। कहने का मतलब है जब ना दो गैस को एक साथ रख दोगे ना, तो दोनों एक दूसरे में क्या होने लगती हैं, मिक्स होने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों जो गैस एक दूसरे को मिक्स होती है, या जो गैस का बहाव चलता है, वो हमेशा कहां से बच्चों, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जो गैस एक दूसरे में मिक्स होती है वो बच्चों कैसे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो विसरण हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों परासरण क्या होता है, परासरण में विलायक के अणु मूव करते हैं किधर से, कम सांद्रता वाले की तरफ से ज्यादा सांद्रता वालों की तरफ। तो उल्टा होता है। तो ध्यान रहे अर्धपारगम्य झिल्ली इसमें चाहिए होती है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होती। इसमें केवल विलायक के अणु गतिशील होते हैं, इसमें केवल विलायक के अणु गतिशील होते हैं। इसमें विलायक और विलयनक, यानी कहने का मतलब है चाहे वो आपका विलेय हो चाहे विलायक, दोनों ही अणु क्या होते हैं, मूव करते हैं। इसमें हमेशा क्या होता है, कम से अधिक सांद्रता की ओर ज्यादा मूवमेंट होती है, इसमें अधिक से कम सांद्रता की ओर मूव होती है। ये केवल विलयनों में होता है बच्चों, ये गैस और द्रव दोनों में होता है। दाब लगाकर ये रोका जा सकता है बच्चों, लेकिन इसको हम नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ये आपका परासरण और विसरण में क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक है, चलो अब ध्यान देना। परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है
ठीक है, ये कैसे जाने? तो ध्यान रहे, वांट आपने देखा कि जो तनु के विलयन है उनके परासरण दाब क्या होते हैं? पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई इक्वल टू क्या बच्चों? सी आर टी। इन्होंने कहा कि पाई, पाई क्या है? परासरण दाब है। पाई को वैल्यू से मत कंसीडर कर लेना बच्चों, ये जस्ट एक सिंबल है। तो पाई क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है किसके? सांद्रता के। पाई क्या होता है? समानुपाती होता है सांद्रता के। यानी यहां पे क्या करोगे, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे बच्चों, तो पाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? सी आर टी हो जाएगा। आपको अगर यहाँ बातें ध्यान रखनी है तो देखो, C क्या है? विलयन की मोलर सांद्रता है, यानी मोलरता है। और T आपका क्या है? तापमान है। और R आपका क्या है बच्चों? गैस स्थिरांक है। R क्या है बच्चों? गैस स्थिरांक है। ध्यान रहे, एक निश्चित तापमान पर R और T क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। यानी R और T आपका क्या है? स्थिरांक है, कांस्टेंट वैल्यू है जो बदलेगा नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? तो ध्यान रहे, परासरण दाब विलयन की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए ये एक तरह का क्या है? कोलिगेटिव गुणधर्म कह सकते हो, या अणुधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म कह सकते हो, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतना अगर समझ आया आपको तो ध्यान देना, परासरण दाब से मोलर द्रव्यमान का क्या करना है? हमें निर्धारण करना है। अब ध्यान से समझना, पाई इक्वल टू बच्चों क्या लिखा है मैंने? सी आर टी। सी क्या है? सांद्रता है। सांद्रता क्या है बच्चों? मोललता है। ठीक है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कह सकते हो, या क्या है बच्चों? गैस स्थिरांक है। टी क्या है? टेम्परेचर, तापमान हो गया। अच्छा, इसे हम बदल सकते हैं ना बच्चों। सी क्या होता है बच्चों? एन अपान में क्या होता है? वी होता है। एन क्या होता है बच्चों? विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या तो विलेय का मास और विलेय का मोलर द्रव्यमान। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? वॉल्यूम अगर ml में है तो बच्चों यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे 1000 कर दिया जाता है। ये बच्चों आपकी क्या है? सांद्रता वाला टर्म है। अब सांद्रता वाला टर्म उठा के अगर मैं बच्चों यहाँ रख दूं, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? पाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू बी अपान में बच्चों एम बी इंटू में वी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आर हो जाएगा, टी हो जाएगा, और 1000 हो जाएगा। लेकिन 1000 बच्चों तब लगाना जब v किस में रखना बच्चों? ml में। और अगर इसे ऑलरेडी लीटर में रखोगे तो फिर 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे बात समझ आ गई होगी कि अगर मुझे उसका क्या निकालना पड़े बच्चों? मोलर द्रव्यमान निकालना पड़े, जिसको मिलाने से आपका परासरण दाब क्या हो रहा है? कम ज्यादा हो रहा है। तो mb क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? WB RT 1000। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों? बटे में हो जाएगा पाई परासरण दाब, और ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको क्या करना है? फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है परासरण दाब में बच्चों? किसी को कोई भी कंफ्यूजन? जल्दी बताओ। नहीं ना? चलो, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। सटीक मोलर द्रव्यमान प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं? अच्छा, कभी कभी क्या होता है बच्चों, जरूरी है कि हम कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर हम बात ध्यान नहीं रखेंगे तो हम हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, बहुत बिल्कुल सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, सटीक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों? कि विलेय क्या होना चाहिए आपका? विलेय अवाष्पशील होना चाहिए। ठीक है, वाष्पशील विलेय वाष्प दाब प्रभावित करता है, इतनी बात ध्यान रहे। तो अगर हमें क्या करना हो, किसी भी मतलब लाइक विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो पहली बात तो ये कि हम केवल उसी का निकाल सकते हैं जो बच्चोों क्या होगा? अवाष्पशील होगा। दूसरी बात बच्चों क्या होनी चाहिए? विलयन तनु होना चाहिए। विलयन तनु का मतलब है बच्चों कि 5% उसकी क्या होनी चाहिए बच्चों? सांद्रता होनी चाहिए। 5% से ज्यादा सांद्रता हुई बच्चों तो वहां पे आदर्श व्यवहार से उसके विचलन देखने को मिल सकता है। तो इतनी बात ध्यान रहे कि जिस भी विलयन की सांद्रता हम लेके चेक करने जाएंगे या विलेय को निकालने जाएंगे उसका मोलर द्रव्यमान, तो बच्चों वहां पे हम विलयन की सांद्रता 5% से क्या रखेंगे? कम ही रखेंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तीसरी बात बच्चों, विलेय का विलेय का ना तो वियोजन हो ना ही संयोजन हो।
वियोजन और संयोजन का मतलब जानते हो बच्चों, जैसे NaCl है बच्चों, अगर आप इसे पानी में डालते हो तो ये Na+ और Cl- में हो जाता है, वियोजन हो जाता है बच्चों। लेकिन यहीं पे अगर बच्चों आप एसिटिक एसिड को आप ऐड करते हो सॉल्यूशन में, दो मॉलिक्यूल को, तो ये कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो भी नेचर होना चाहिए, जो भी प्रकृति होनी चाहिए आपके विलेय की, वो बदलनी नहीं चाहिए जब भी आप विलयन बनाओगे तो। ठीक है, जब विलयन बनाओगे उसमें इसको ऐड करो तो ना तो उसमें संयोजन हो और ना ही वियोजन हो। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर है बच्चों, तो एक बात ध्यान रखना, विद्युत अपघट्यों के लिए वान हाफ गुणांक का उपयोग करें। विद्युत अपघट्यों के लिए वान हाफ का क्या करना है हमें बच्चों, यूज करना है। मैं इसकी बात करता हूं क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे। अब ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या क्या है बच्चों, ये बहुत जरूरी बात है। जैसे आर का मान याद रखना 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन मोल इनवर्स, क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है। तापमान हमेशा केल्विन में रखना बच्चों, आयतन हमेशा लीटर में रखना है, परासरण दाब एटीएम या बार में। ये बात तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये भूलने वाली नहीं है। अगर इसे गलत करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब, 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुणे 10 की घात -3 बार है। पाया जाता है प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान मतलब बच्चों आपको MB निकालना है। MB निकालना है बच्चों, तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे जो ध्यान रखनी पड़ेगी वो क्या रखनी पड़ेगी कि MB इक्वल टू फॉर्मूला क्या आपने लिखा, तो फॉर्मूला आपने लिखा था क्या बच्चों, क्या फॉर्मूला लिखा है आपने, फॉर्मूला लिखा है WB इंटू में क्या लिखा है बच्चों, R इंटू में T इंटू में बच्चों क्या लिखा है 1000। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है बच्चों, परासरण दाब और गुणे वॉल्यूम। सारी चीजें रख देते हैं। देखो वॉल्यूम बच्चों 200 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आपने बिल्कुल बेसिक वाली पहली क्लास आपने ली होगी तो उसमें मैंने सिखाया होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों 1 ml के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, 200 ml होगा। ठीक है, तो रख देते हैं। WB की जगह रखेंगे बच्चों 1.26 ग्राम, R की जगह रखेंगे बच्चों, दे रखा है वैल्यू 0.083। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर की जगह क्या रखेंगे, 300 केल्विन रखेंगे बच्चों, और ये 1000 हो गया। ठीक है, 1000 क्यों लगाया, क्योंकि वॉल्यूम हम ml में रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान देना, पाई परासरण दाब है। परासरण दाब कितना है बच्चों, यहाँ पे परासरण दाब है 2.57 गुणे 10 की घात -3, और यहाँ बच्चों रखेंगे कितना, 200 ml। ठीक है, अब अगर इतनी बात समझ आ गई हो आपको तो हम इसे क्या कर देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो 3 जीरो ये, 3 जीरो ये, दशमलव खत्म हो गया, 83 हो जाएगा ये। 300, 2 जीरो इसके साथ भेज दो, ये 126 हो जाएगा। 126 गुणे 83 गुणे 3 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो से इसको एक और कम कर दो, नहीं तो इसका क्या कर दो, हाँ ये 10 की घात 3 है ना बच्चों, 10 की घात 3 है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या करें बच्चों, यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो से इसका 2 दशमलव क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना, 257 गुणे 2, और ये 10 की घात 3 है ना बच्चों, इस 10 की घात 3 को ऊपर भेज देते हैं ताकि क्या हो जाए, प्लस हो जाए। ऊपर की भेजेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आपको क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है, कैसे करोगे, ठीक है, तो काट देते हैं थोड़ी बहुत। देखो 2 से कट कर दो, ये 2 छक्का 12 है और 2 तिहाई 6, 63 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 63 हो गया, नीचे 257 है। आप यहाँ पे पहले तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो 63 में 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर 83 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 83 से करोगे बच्चों, 3 9 27 हो जाएगा, 3 बटे 24 2 26 हो जाएगा, 3 एक कम 3
3 और 2 5 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, 64 और 7 हो जाएगा, 64 सौ 7 71 हो जाएगा, 8 एकम 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 हो गया, ये 6 2 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 1 हो गया, 15 687। ठीक है बच्चों, 15 687 आया, लेकिन साथ में आपका 1000 भी है, तो 15 687 और 1000। ठीक है, और इसे हमें भाग देना है कितने से बच्चों? 257 से। ठीक है, इसे क्या करना है? 257 से भाग देना है। 257 से भाग देना है बच्चों, तो कितनी बार ले जाओगे? तो 2.5 चौके 1000 होता है बच्चों, और 2.5 चौके 1000 होता है बच्चों। तो अगर हमने इसे क्या रखा, 6 बार रखा, तो ये बच्चों हो जाएगा 1500। 6 बार ले चलो, 6 बार ले चलोगे तो कितना हो जाएगा? 6 बार ले जाओगे तो ये हो जाएगा 6 सते 42, 6 पचे 30, और 6 दूना 12 3 15। ठीक है, 8 में से 2 ये 6 हो जाएगा, 6 में से 4 ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर बच्चों एक बार ले जाना, तो ये 257 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 6 में से 4 ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों एक 0 आ जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। लेकिन 100 से तो अब आपका जाएगा नहीं, तो आप यहाँ क्या कर देना, डेसिमल बढ़ा के 0 लगा देना, और फिर अब क्या लगाओगे? डेसिमल क्यों लगाया मैंने? ठीक है, तो एक 0 और बढ़ा देना, और एक 0 और ले आना, ये 1000 हो जाएगा बच्चों। तो फिर 3 बार ले जाना। ठीक है, 3 बार ले जाओगे बच्चों, एक बार आप इसे चेक कर लो। ठीक है, 3 बार ले जाने के बाद एक 0 और आएगा, तो एक बार और जाएगा। इसका मतलब 6.103 कितना आया है बच्चों? एक बार आंसर चेक कर लो। अगर आप यहाँ पे 1000 आपने बना लिया है, तो 3 बार गया है, और 3 बार ले जाओगे तो ये आंसर ठीक है बच्चों। 1000 3 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17, और 3 दूना 6 1 7। ठीक है, ये हो जाएगा 10 में से 1 9 हो जाएगा, 9 में से 7 2 हो जाएगा, और 9 में से 7 2 हो जाएगा। अगला एक बार फिर आ जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपका, अगर आप ले जाओगे 4 बार, 6 बार ले जाओगे तो 1500, और 8 बार ले जाओगे तो 2000, 8 बार ले जा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा पूरा आंसर आपका कितना? ये पूरा आंसर आएगा आपका बच्चों 61,038। ठीक है, कितना आएगा बच्चों? यह आएगा 61,038 ग्राम आएगा बच्चों। ठीक है, आंसर ठीक है। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? एक बार फटाफट देख लो, इसके बाद बताओ। देखो, कैलकुलेशन में बच्चों थोड़ी परेशानी थी, बाकी कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन है वो बहुत सटीक है, सीधा सीधा पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? कि प्रोटीन 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में 1.26 ग्राम इसका डाला गया है। इस पे परासरण दाब इतना लगाना पड़ रहा है बच्चों, विलायक के अणुओं को क्या करने के लिए? रोकने के लिए। तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालना था, तो आपने सीधे फॉर्मूला रखा और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रख दी। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान में रख के सही से करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। और कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, तो आगे चलते हैं। किसी को कुछ परेशानी हो तो बता देना साथ साथ। अब ये वाली बात है ना बच्चों, ये आता है थियोरेटिकल, तो इसे थोड़ा सा सही से समझ लो। ठीक है, हाँ विशाल ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सही से समझ लो, परासरण और इसका जैविक महत्व क्या है ये बताना पड़ेगा आपको। और कैसे बताओगे, ये कभी कभी 2 2 3 3 नंबर में पूछा जाता है, और 2 2 3 3 नंबर में ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक नंबर बना के पूछा जाता है। इसमें से क्या पूछा जाएगा? जैसे परासरण की परिभाषा पूछा जाएगी, तो क्या बताओगे बच्चों? परासरण एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु एक अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ क्या करते हैं? गमन करते हैं, यानी मूव करते हैं। ठीक है,
अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है बच्चों? तो यह एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जो विलायक के अणुओं को ही गुजरने देती है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि ये एक ऐसी झिल्ली है जो बच्चों इस तरह से बनाई जाती है या बनी होती है कि जो केवल विलायक के अणुओं को ही आर पार आने जाने देगी और विलेय के अणुओं को कभी भी इधर उधर जाने नहीं देती है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, कौन सी झिल्ली? सेल के, यानी कोशिका जानते हो ना, बायो वाले जानते हैं, कोशिका के जो बाहरी हिस्सा होता है यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली वो भी क्या होती है आपकी? सेमी परमिएबल यानी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। उदाहरण जैसे पौधों की कोशिका की झिल्ली, अंडे की झिल्ली या सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन बच्चों। ठीक है, ये क्या है आपके एग्जाम्पल है, इन्हें ध्यान रखोगे। पौधों में परासरण का क्या महत्व है बच्चों? जैसे जल का अवशोषण, पौधों की जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण किससे करती हैं? परासरण के द्वारा ही करती हैं। कोशिका दृढ़ता, कोशिका दृढ़ता क्या होती है बच्चों? जल के प्रवेश से कोशिकाएं फूल जाती हैं जिससे पौधे सीधे खड़े रहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देना, यानी टर्गिडिटी एक प्रेशर देता है कोई भी फ्लूइड। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? जब पौधे की कोशिकाएं अति सांद्रित विलयन में आती हैं तो जल बाहर निकल जाता है और कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं बच्चों, ध्यान रहे। ठीक है, मानव शरीर में परासरण क्या होता है बच्चों? ये तो एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये मत भूलना। जैसे लाल रक्त कोशिकाएं, ध्यान देना। समपराशरी विलयन क्या होता है? यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन बच्चों, जहां पे कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जो विलयन है उसकी सांद्रता क्या होगी? अगर बराबर होगी, सामान्य रहेगी, कोई मूवमेंट नहीं है एक तरह से। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि मूवमेंट ना हो, लेकिन फर्क इतना है कि जितना विलायक के अणु अंदर जाएंगे उतना बाहर आएंगे सेम अमाउंट से। इस वजह से ये क्या होता है? आइसोटोनिक समपराशरी विलयन होता है। इसमें कोशिकाएं क्या रहती हैं? सामान्य रहती हैं, उनके शेप में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब विलयन की कंसेंट्रेशन कितनी हो बच्चों? 0.9% हो। अल्प पराशरी विलयन मतलब बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें कोशिका के अंदर का जो क्या होगा? सांद्रता होगी वो कम होगी बच्चों। इसका मतलब इस केस में हीमोलाइसिस हो सकता है। हीमोलाइसिस का मतलब है बच्चों यहाँ पे कोशिकाएं फूल जाएंगी, सेल के अंदर की सांद्रता कम होगी और विलायक के अणु अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, यानी पानी भरना शुरू हो जाएगा। ऐसे केस में वो फूल कर फट सकती है। और अति पराशरी विलयन क्या होता है बच्चों? इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, क्रेनेशन होता है। इसका मतलब एग्जैक्टली है बच्चों कि कोशिका के अंदर सांद्रता क्या है बच्चों? कम है और कोशिका के बाहर सांद्रता ज्यादा है। ऐसे केस में क्या होता है कि कोशिका से पानी बाहर निकलने लगता है, यानी जल के अणु बाहर आने लगते हैं और यह क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। गुर्दे का कार्य क्या होता है बच्चों? गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने के लिए परासरण का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हो गई, ध्यान रखना इसका। रोजमर्रा के जीवन में अनुप्रयोग क्या है बच्चों? जैसे अचार बनाना, नमक डालने से सूक्ष्म जीवों में जल निकल जाता है और वो मर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मम्मी क्या बनाती हैं? अचार बनाती हैं। और जब आपका अचार बनाती हैं किसी तरह का तो उसमें हम क्या डालते हैं? नमक डालते हैं बच्चों। नमक क्यों डालते हैं? नमक इसीलिए डालते हैं बच्चों कि अचार में क्या हो? सांद्रता ज्यादा रहे। अगर कोई बैक्टीरिया फंगी वगैरह अगर उसमें क्या हो? लगना शुरू हो तो उसके कोशिकाओं से जल क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यानी कौन सा केस होगा वहां पे? हाइपोटोनिक होगा, यानी क्या होने लगेगा? अति पराशरी होगा। और अति पराशरी विलयन अगर होगा बच्चों ये वाला, तो वो क्या होगा? पानी लूज करेगा। पानी जैसे ही बाहर निकल जाएगा वो आपका क्या होगा? बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, मतलब वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। अच्छा, मुरझाए फूलों को ताजा करना, जल में रखने पर फूलों की कोशिकाएं फिर से जल अवशोषित कर लेती हैं। यानी जैसे ही पौधे अगर आपके क्या होते हैं? मुरझाते हैं या पंखुड़ियां, तो थोड़े दिनों तक हम इन्हें क्या रख सकते हैं? सही रख सकते हैं। जैसे माली वगैरह को देखते हो, हमेशा वो पानी छिड़कता रहता है या पानी में चीजें रखता है। इससे यही होता है कि वो क्या कर लेते हैं? पानी अवशोषित करके थोड़ा ताजा रहते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस का घोल बच्चों आंखों की कोशिकाओं के लिए आइसोटोनिक विलयन का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया बच्चों क्या? आपकी बेसिक बेसिक सी बातें जो आपके रोजमर्रा जीवन में क्या होती हैं? उपयोग होती हैं। ठीक है,
अब क्या होता है बच्चों, विपरीत परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। आप लोगों ने आरओ का नाम सुना होगा बच्चों, आरओ जो पानी फिल्टर करके आपको देता है, जो पीने लायक पानी देता है शहरों में। गांवों में तो कम यूज किया जाता है बच्चों, लेकिन शहरों में बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पानी में ना बहुत ज्यादा क्या होती है, सांद्रता होती है, मतलब अनवांटेड चीजों की। ठीक है, तो उनको क्या करने के लिए, पानी से बाहर निकालने के लिए हर कोई अपने घर में एक डिवाइस लगाता है, यानी जिसको हम बोलते हैं फिल्टर, यानी क्या बच्चों, आरओ। इस लेकिन किसी को इसका पूरा नाम नहीं पता होता, तो ध्यान रहे ये क्या है बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस है। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब बच्चों विपरीत परासरण। ये काम कैसे करता है बच्चों, तो काम मैं बताता हूं, बहुत बेसिक सी बात है, समझना। अभी हमने परासरण में क्या था पढ़ा बच्चों, कि परासरण में होता ये है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता वाले की तरफ से विलायक के अणु विलयन की तरफ जाना क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं, यानी गमन करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। इसी को रोकने के लिए बच्चों इधर हमने एक प्रेशर लगाया था, है ना, एक दाब लगाया था, जिसे हमने क्या बोला था, परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर हमने जब लगाया तो विलायक के अणु जाना बंद हो गए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चों, कि इधर वाला प्रेशर हम बढ़ाना शुरू कर दें, और जब हम बढ़ाना शुरू कर देंगे तो अब उल्टा इधर से पानी के अणु क्या होने लगेंगे, विलयन की तरफ से निकल के किधर आने लगेंगे, विलायक की तरफ। तो कहने का मतलब यह है कि एक न्यूनतम प्रेशर जब हमने लगाया था तो विलायक के अणु विलयन की तरफ जाना बंद हो गए। लेकिन अगर विलयन तरफ और प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दूंगा तो विलयन की तरफ के जो विलायक अणु होंगे वो वापस क्या होंगे, दूसरी साइड जाने लगेंगे। यही बात हम यूज करते हैं पानी को फिल्टर करने में। जो हमारा आरओ होता है बच्चों, उसमें से जो भी टंकी का पानी होता है उसमें आता है, उसमें हम परासरण दाब इतना बढ़ा देते हैं कि उस अर्ध पारगम्य झिल्ली से सारा पानी बाहर आ जाता है। जो भी उसमें साल्ट वगैरह इंप्योरिटीज होती हैं वो उसी में छन जाती हैं, उसी में रह जाती हैं, क्योंकि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है बच्चों वो साल्ट वगैरह के अणुओं को बाहर नहीं आने देता। ठीक है, और केवल विलायक के अणुओं को बाहर जाने देता है। तो इस तरह से काम करता है आपका बच्चों क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ आपका। तो परिभाषा, जब विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलायक विलयन से शुद्ध विलायक की ओर बहने लगता है। ठीक है, और उपयोग क्या करते हैं बच्चों, समुद्री जल से नमक हटाकर पीने का पानी बनाना, जल शुद्धिकरण यानी आरओ फिल्टर। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, समझ आया बच्चों? किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी से। किसी को कुछ भी दिक्कत है यहाँ पे समझने में, जल्दी बताओ। प्रश्न 9 देखो, कह रहा है यदि 300 केल्विन पर 1 लीटर विलयन में घुली 36 ग्राम ग्लूकोज का परासरण दाब इतना है, तो समान तापमान पर विलयन का परासरण दाब इतना बार होने पर उसकी सांद्रता क्या होगी बच्चों। सांद्रता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है 300 केल्विन पर 1 लीटर विलयन में घुली 36 ग्राम ग्लूकोज का परासरण दाब इतना है। अब ये बता दो मुझे बच्चों, यहाँ पे पाई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सी आर टी होता है। क्या क्या दे रखा है बच्चों, 300 केल्विन दे रखा है, और क्या दे रखा है, परासरण दाब भी दे रखा है बच्चों, और 36 ग्राम ग्लूकोज भी दे रखा है। तो क्या आप यहां से कंसंट्रेशन निकाल पाओगे बच्चों, बिल्कुल निकाल पाओगे। C इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C इक्वल टू होता है आपका 1 लीटर, वॉल्यूम भी दिया है, N अपान में V होता है, N होता है आपका WB, अपान में क्या होता है बच्चों, MB, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ से आप C की वैल्यू निकाल सकते हो। WB कितना दे रखा है बच्चों, 36 ग्राम दे रखा है। MB निकालो, किसका बच्चों निकालोगे, ग्लूकोज निकालोगे, ग्लूकोज निकालोगे C6H12O6 कितना आएगा बच्चों, इसका आएगा 72 + 12 और 16 × 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 98। कितना हो जाएगा ये पूरा, 72 12 क्या हो जाएगा, 84, 84 6 90, 90 90 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है बच्चों, 1 लीटर। और 36 को क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 36 और 36 का 18, 30, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। पाई कितना दे रखा है बच्चों,
4.98, ये हो गया बच्चों 1.5 हो गया, और ये हो गया R, ठीक है, और ये हो गया बच्चों T। 300 केल्विन है, वैसे रखने का कोई मतलब नहीं है। इसने बोला कि विलयन का परासरण दाब कितना हो गया बच्चों, 1.5 बार होने पर उसकी सांद्रता क्या होगी, ठीक है। समान तापमान पर परासरण दाब कितना हो गया बच्चों, 1.5 बार हो गया, उसकी सांद्रता निकालना है बच्चों। तो क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें, परासरण दाब कितना कर दें 1.5, दूसरी इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या कर देते हैं, C2 रहने देते हैं बच्चों, यहाँ कंसंट्रेशन रहने देते हैं, यहाँ RT कर देते हैं, ताकि इससे ये कट जाएगा और C2 हमारा हो जाएगा कितना बच्चों, C2 हो जाएगा हमारा 1/5 और गुणे में 1.52, और ये हो जाएगा बच्चों 4.98। पता है क्या लगाया बच्चों, मैंने लगाया π1/π2, C1/C2, RT/RT। ये बातें तो नहीं बदलेंगी, इसे लगा के बच्चों क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? देखो क्या क्या दे रखा है, पहले वाले में दे रखा है 300 केल्विन पे 1 लीटर जल दे रखा है, 36 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, परासरण दाब दे रखा है, सब दे रखा है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, सांद्रता निकाल सकते हो। सांद्रता निकाल के फॉर्मूले में रख दोगे, है ना, π1 आपको दिया है, C1 दिया है, RT निकाल दोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में बच्चों, दूसरे वाले में भी आपको क्या दे रखा है, परासरण दाब दे रखा है, क्या दे रखा है, π2 दे रखा है। C2 आपको निकालना है बच्चों, RT आपका वही रहेगा, RT से RT काट दो, मत रखो वैल्यू, इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। C1/C2 कर दो बच्चों, C1 आप यहां से निकाल के रख दो, और C2 आपको निकालना है, π1 π2 दे रखा है, कैलकुलेट कर लोगे, कोई परेशानी तो नहीं किसी को? जल्दी बताओ। हर्षित, अंशु, मौसम, अर्चना, विशाल, जल्दी बताओ बच्चों, प्रिया, किसी को कोई परेशानी नहीं? ठीक है, अगर नहीं है तो थोड़ा अच्छे से करते चलो आप लोग। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, असामान्य मोलर द्रव्यमान है, क्या है बच्चों, असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, होता क्या है, कोलिगेटिव गुणों द्वारा मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में निम्नलिखित कारणों से असामान्यता आती है। क्या क्या आती है बच्चों, कभी कभी हमें रिजल्ट्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे अलग दिखता है, और फिर हमें परेशानी होती है समझने में। तो होता क्या है, विलयन का सांद्र होना, सांद्र विलयनों में कण आपस में अंतःक्रिया करते हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि 5% से ज्यादा सांद्रता मत लेना, लेकिन अगर उससे ज्यादा लिया आपने तो हो सकता है यहाँ पे कि विलयन के कण आपस में ही क्या करें, क्रिया करें, और जिससे आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, बदल सकता है, विलेय का वियोजन या संयोजन। और एक तो ये भी हो सकता है बच्चों कि विलेय का ना क्या हो सकता है, संयोजन हो सकता है। विद्युत अपघट्यों के वियोजन या विद्युत अपघट्यों के संयोजन से कणों की संख्या बदल जाती है। क्या पढ़ा था हमने बच्चों कि जितना भी अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो केवल एक बात पे निर्भर करती है, और वो किस पे निर्भर करती है बच्चों, बस कणों की संख्या पे, किसी और बात पे नहीं, केवल किस पे, कणों की संख्या पे। और अगर आप किसी भी मतलब लाइक क्या करोगे, विद्युत अपघट्य को डालोगे, जैसे सपोज करो आपने तो NaCl डाला, आप तो गिनोगे क्या कि मैंने केवल एक कण डाला है, लेकिन एक कण डालते ही बच्चों ये दो कण में बदल जाता है, Na+ में और Cl- में। तो अब NaCl को आपने डाला एक और ये बदल गया दो कण में, तो जो विलयन की क्या होगी, प्रॉपर्टी चेंज होगी, वो दो कणों के हिसाब से चेंज होगी, और आप कैलकुलेट एक कण के हिसाब से कर रहे हो। इसी तरह से बच्चों अगर आप एल्यूमिनियम Al3 डालोगे बच्चों, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Al3+ में, और Cl- कितना, 3Cl- में। तो एक कण डालने पे ये 4 कण बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि विलयन की जो प्रॉपर्टी चेंज होगी, जो उसके गुण चेंज होंगे, वो 4 कणों के हिसाब से चेंज होंगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो निर्भर करती है कणों की संख्या पर। अगर आप कोई ऐसा विलेय मिला रहे हो जिससे संयोजन या वियोजन होता है, तो उससे कोलिगेटिव गुणधर्म भी क्या होगा, उसी के हिसाब से चेंज होगा। इतनी बात समझ आ रही है? तो ध्यान रहे इन बातों का। अब अगर संयोजन और वियोजन की हम बात करते हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं कि होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों क्वेश्चन करने के लिए, हर साल क्वेश्चन आते हैं इस पे। संयोजन क्या होता है बच्चों, संयोजन की अगर हम बात करें, ये संयोजन है बच्चों,
संयोजन की बात करें तो दो या दो से अधिक अणुओं को मिलकर एक बड़ा अणु बनाना, ये होता है बच्चों क्या, संयोजन। प्रभाव क्या होता है, कणों की संख्या घटती है, कोलिगेटिव गुण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी अणु संख्या गुण धर्म कम हो जाता है। जैसे बच्चों जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी अम्ल होते हैं, अगर आप इसे क्या करते हो, मिलाते हो, तो ये डाइमर बनाता है। डाइमर मतलब बच्चों कि दो अणु मिलके एक अणु बन जाते हैं। क्या हो जाता है, दो अणु मिलके एक अणु बन जाता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि 2 मिलाओगे 1 बन जाएगा, 10 मिलाओगे 5 बन जाएगा, 20 मिलाओगे 10 बन जाएगा। मतलब अणुओं की संख्या क्या होगी बच्चों, घटती जाएगी। और जब अणुओं की संख्या घटती जाएगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी जो अणु संख्या गुणधर्म है वो भी आपका क्या होगा, कम होगा। उदाहरण जैसे मैंने बताया, बेंजीन में अगर एसिटिक अम्ल बनाओगे तो डाइमर बनाता है, ठीक है। मोलर द्रव्यमान 60 की जगह क्या होगा बच्चों, 120 होगा। इसका मोलर द्रव्यमान 60 होता है। लेकिन अगर आप वैसे निकालोगे मोलर द्रव्यमान जैसे कि अभी हमने निकाला चारों प्रॉपर्टी से, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह या किसी चीज से, वो 120 आएगा। अब आपको सोच के लगेगा कि मिलाया तो मैंने एसिटिक एसिड था जिसका मोलर द्रव्यमान है, लेकिन आ 120 हो रहा है, तो गलत क्या हो रहा है, तो गलत ये नहीं है बच्चों, गलत ये है कि इसमें ये क्या कर लेता है, डाइमर बना लेता है, दो मिलके एक बन जाते हैं। बेंजीन अन्य भी डाइमर बनाता है, कारण अणुओं के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसा ही होता है। अब दूसरे भी मॉलिक्यूल में होगा ऐसा, दूसरे भी मॉलिक्यूल में ऐसा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दूसरा वाला अणु, ये इसके हाइड्रोजन से बंध बनाने लगता है और ये इसके ऑक्सीजन से बंध बनाने लगता है। इस तरह से दोनों जुड़ के क्या कर लेते हैं, एक अणु बना लेते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरह से तो क्या होता है बच्चों, अणुओं का संयोजन होता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो इसी तरह से क्या होता है बच्चों, वियोजन होता है। क्या होता है, वियोजन होता है। वियोजन में क्या होता है बच्चों, परिभाषा अगर देखोगे बच्चों, विद्युत अपघटों का अपनों में क्या हो जाना, टूट जाना। विद्युत अपघटकों का क्या होना, आयनों में टूट जाना। प्रभाव, कणों की संख्या बढ़ती है तो कोलिगेटिव गुणों का मान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। मोलर द्रव्यमान प्रेक्षित मान यानी उससे कम आएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि NaCl सोल्यूशन में डालोगे बच्चों तो ये Na+ में और Cl- में टूट जाएगा, यानी ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट हो रहा है, कणों की संख्या बढ़ रही है, तो अणु संख्या गुणधर्म भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, उनके मान भी बढ़ के मिलेंगे आपको, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो आप इसे कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो जाता है, मोलर द्रव्यमान आपका कम होके मिलेगा। ये तो हो गया आपका क्या बच्चों, वियोजन हो गया। अब वियोजन तो हो गया बच्चों, लेकिन वांट हाफ फैक्टर क्या होता है बच्चों, क्या, वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर बच्चों, वांट हाफ गुणांक आई, वांट हाफ गुणांक आई जो होता है बिलियन में विलेय के विघटन या संगठन की मात्रा को व्यक्त करता है। बहुत ध्यान से समझना ये बात, ठीक है। आप लोगों को स्कूल वगैरह जाना है, लेट तो नहीं हो रहा है, स्कूल वगैरह जाना है बच्चों, जल्दी मैसेज कर दो ताकि मैं अगर टॉपिक आगे करा दूं, नहीं तो फिर फ्री कर दूं आप लोगों को। मौसम, अर्चना, विशाल, बच्चों स्कूल जाना है? अच्छा ठीक है, चलो स्कूल जाना है बच्चों तो ठीक है, आप लोग कर डालो। मैं ये जो आपका क्या था, संयोजन और वियोजन था, ये कल वाली क्लास में ही पूरा कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कम से कम बच्चों आपकी पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, और इसे सही से आप कंप्लीट कर लेना, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे अब एक्सरसाइज के अटेम्प्ट होने लगेंगे, कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो नहीं होंगे, और वो भी आपका बस एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है, संयोजन और वियोजन यानी वांट हाफ गुणांक, इसको करने के बाद हो जाएगा। और मैं एक क्लास आप लोगों की और लूंगा न्यूमेरिकल्स के डाउट्स के लिए, ठीक है। तो तब तक आप लोग कंप्लीट कर ही डालो, 2-3 दिन है आप लोगों के पास, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय।